दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 24 फरवरी 2021। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर आई है। जी हां, केंद्रीय चयन पर्षद बिहार ने अग्निमिशन सेवा में फायरमैन की 2380 पदों पर बहाली निकाली है। जी हां, इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया 24 फरवरी 2021 यानी कि आज से ही शुरू हो जाएगी। जी हां, इस पोस्ट पर अप्लाई करने को इच्छुक उम्मीदवार www.csbc.bih.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकेंगी। वहीं आवेदन करने और फिर फीस जमा करने की अंतिम तिथि 25 मार्च 2021 है। इसमें आपका वेतनमान होगा 21,700 से लेकर 69,100 रुपए के बीच में। दोस्तों बिहार के वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने अपने पहले बजट में महिला सशक्तिकरण, युवा शक्ति का विकास और शहरी या फिर नगरीय सुविधाओं के विकास करने पर खासतौर से फोकस किया है। जी हां, बजट भाषण में तारकिशोर प्रसाद ने इसे ध्यान रखते हुए एक नए विभाग के गठन की घोषणा की है। इसका नाम युवा कौशल एवं उद्यमिता विभाग होगा। इसके अंतर्गत राज्य के यानी कि बिहार के सभी ITI और पॉलिटेक्निक आएंगे। इन संस्थानों में युवाओं को नई तकनीकों पर आधारित कोर्स मसलन फाइबर ऑप्टिकल, IT ट्रांसफार्मर निर्माण सहित ऐसे अन्य क्षेत्रों की समुचित ट्रेनिंग दी जाएगी। जिन्हें इन कोर्सों की रूपरेखा बाजार की मांग के अनुरूप होगी ताकि उन्हें रोजगार मिलने में सहायक मिले। जिन्हें इसके अलावा सभी जिलों में मेगा स्किल सेंटर और सभी प्रमंडलों में टूल रूम की स्थापना की जाएगी। मेगा स्किल सेंटर में वैसे युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा जिनका नामांकन ITI या फिर पॉलिटेक्निक संस्थानों में नहीं हो पाया है। इस तरीके से तमाम कवायदों का मुख्य उद्देश्य युवाओं को स्वरोजगार मुहैया कराने के लिए प्रेरित करना है। दोस्तों कभी कभी कुदरत ऐसा करिश्मा कर दे जाता है जिससे विज्ञान और आम लोग भी हैरान हो जाते हैं। जी हां, ऐसा ही एक मामला बिहार के बेगूसराय के मटिहानी में देखने को मिला है, जहां एक गाय ने 2 बछिया यानी कि 2 बच्चे को जन्म दिया है। जी हां, इसके बाद क्षेत्र में इस बात की चर्चा जोरों पर हो गई। इसकी जानकारी बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह ने अपने आधिकारिक के ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके दी है। जी हां, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ट्वीट करके लिखा है कि गाय और दोनों बच्चियां अभी भी स्वस्थ हैं। मंत्री ने गाय और फिर बच्चिया की तस्वीर भी ट्विटर पर शेयर की है, जो आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं। जी हां, भाजपा के नेता गिरिराज सिंह ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करके लिखा है कि बेगूसराय के मटिहानी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत मटिहानी पंचायत 1 वार्ड नंबर 15 में सुशील महतो की गाय ने 2 बच्चियों को जन्म दिया है। इस सूचना के बाद लोग गाय और बछड़े को देखने के लिए बड़ी दूर दूर से पहुंच रहे हैं। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल एक वेबिनार को संबोधित करते हुए हेल्थ सेक्टर को लेकर कई बातें कही है। इस दौरान उन्होंने हेल्थ में आ रही मजबूती पर भी बात की है। जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के लोगों को स्वस्थ रखने के लिए 4 मोर्चों पर काम करने के लिए बात कही है। उन्होंने कहा है कि इस समय 4 मोर्चों पर एक साथ काम हो रहा है। इन मोर्चों के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा है कि पहला मोर्चा है बीमारियों को रोकना, दूसरा मोर्चा है गरीब से गरीब को सस्ता और प्रभावी इलाज देने का है, आयुष्मान भारत योजना और प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र जैसी योजना यही काम कर रही है। तीसरा मोर्चा के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ केयर प्रोफेशनल की क्वांटिटी और क्वालिटी में बढ़ोतरी करना। यह चौथा मोर्चा है समस्याओं से पार पाने के लिए मिशन मोड में काम करना। दोस्तों बिहार में शराबबंदी के बाद सिर्फ मुजफ्फरपुर जिले में 5 साल में देसी शराब के अड्डे 10 गुना बढ़ गए हैं। जी हां, शराब निर्माण के अड्डे पुलिस के लिए चुनौती बन गए हैं। गांव-गांव में पान की गुमटी पर, कचौड़ी पकौड़ी की दुकानों पर और कुछ किराना दुकानों पर भी 20 रुपए में 1 गिलास देसी शराब मिल रही है। जी हां, मजदूरों और कम आय वाले लोगों को कम से कम ही पैसे में नशा की लत पूरी कर ले रहे हैं। जिनके पास अधिक पैसे हैं और 2-4 मित्र या फिर रिश्तेदार के साथ बैठकर पीना चाहते हैं तो उनके यहाँ मांग के अनुसार 4-5 बोतल देसी शराब पहुंच रही है। दोस्तों बिहार में हवाई सेवा करने वाले लोगों को अब सरकार नई सुविधा देने की बात कर रही है। जी हां, सरकार अब बिहार में हवाई कनेक्टिविटी बढ़ाने का काम तेजी से कर रही है। बिहार में हवाई यात्रा करने वाले तादाद लगातार बढ़ता ही जा रहा है, जिसकी पुष्टि हाल ही में जारी हुए आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में की गई है, जिसे देखते हुए बिहार में सरकार ने इस तरफ अपना काम तेज कर दिया है। जी हां, केंद्र सरकार ने पटना के बाद दरभंगा में एयरपोर्ट की सौगात दी है, जिसके बाद बिहार में अब पटना और दरभंगा दोनों एयरपोर्ट से अन्य राज्यों के लिए विमान सेवा चालू है।
वहीं अब आने वाले 1 से 2 साल के अंदर बिहार के विभिन्न शहरों से अब हवाई उड़ान संभव हो सकेगी। जी हां, बिहार की सरकार इसकी तैयारी में जुट गए हैं। दरभंगा के बाद अब सबसे पहले पूर्णिया में उड़ान सेवा शुरू हो सकती है। जी हां, सरकार यहां अपनी पूरी तैयारी कर रही है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इसके लिए पूर्णिया हवाई अड्डे के आसपास 50 एकड़ जमीन का मुआवजा देने के लिए सरकार ने 20 से 25 करोड़ रुपया मुहैया करा दिए हैं। दोस्तों, अगर आप बिहार से हैं और 9वीं क्लास में पढ़ते हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद ही काम की है और जरूरी है। जी हां, बिहार बोर्ड ने 9वीं वार्षिक परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है। जी हां, मैट्रिक के सेटअप परीक्षा की तरह 9वीं वार्षिक परीक्षा ली जाएगी, जो आपको कल भी केडीबी लाइव के माध्यम से बताया गया था। जी हां, परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। दोनों पालियों में 15 मिनट प्रश्न पत्र पढ़ने को दिया जाएगा। जी हां, प्रथम पाली सुबह 9:30 बजे से 12:45 तक और दूसरी पाली 1:45 से 5 बजे तक ली जाएगी। विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय की परीक्षा प्रथम पाली में 9:30 बजे से 12:15 तक ली जाएगी। हर दिन 2 विषयों की परीक्षा होगी। परीक्षा 26 फरवरी से 3 मार्च तक चलेगी। जी हां, बीच में 27 और 28 फरवरी को परीक्षा नहीं होगी, छुट्टी रहेगी। दोस्तों, UIDAI ने देश में पैदा होने वाले नवजात बच्चों के लिए भी आधार की सुविधा दी है, यानी कि अब से आप नवजात बच्चों का भी आधार बनवा सकते हैं। आपको बता दूं कि देश के कुछ अस्पताल भी अपने यहां जन्मे बच्चे का आधार कार्ड बनवाने के लिए प्रोसेस पूरा कर लेते हैं। आज के समय में बच्चे से लेकर बड़ों तक सभी के लिए आधार कार्ड एक जरूरी डॉक्यूमेंट हो गया है। इसके बिना आपके कई काम अटक सकते हैं। जी हां, UIDAI ने ट्वीट करके इसके बारे में जानकारी दी है। UIDAI ने ट्वीट में लिखा है कि हर कोई आधार के लिए इनरोल करा ले, यहां तक कि एक नवजात बच्चे के लिए भी नामांकन किया जा सकता है। जी हां, आपको बता दूं कि 1 दिन से लेकर 5 साल तक के बच्चे के आधार के लिए बायोमेट्रिक डाटा नहीं लिया जाता है। आपको बता दूं कि 5 साल तक बच्चों का बायोमेट्रिक बदलता रहता है, इसीलिए इसको नहीं लिया जाता है। जी हां, जब आपका बच्चा 5 साल का हो जाए तो फिर आप इसको अपडेट करा सकते हैं। साथ ही आपको यह भी बता दूं कि आखिर किन किन डॉक्यूमेंट्स की इसमें जरूरत होगी। तो 1 दिन के बच्चे का आधार कार्ड बनवाने के लिए आपको सिर्फ बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र और माता पिता में से किसी एक का आधार कार्ड और पहचान पत्र चाहिए। इन 2 डॉक्यूमेंट्स की मदद से आप अपने बच्चों का आधार कार्ड आसानी से बनवा सकते हैं। तो आपको बता दूं कि आप अपने बच्चे का आधार कार्ड बनवाने के लिए कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो UIDAI की वेबसाइट पर जाएं और आधार कार्ड रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक पर क्लिक करें। जी हां, वहां फॉर्म डाउनलोड करें और फिर उसमें बच्चों का नाम, अपना मोबाइल नंबर, ईमेल पता भरें। इसके बाद आपका आधार कार्ड सेंटर के लिए अपॉइंटमेंट मिलेगा। अब आपको तय दिन और समय पर आधार एनरोलमेंट सेंटर पर सभी जरूरी दस्तावेज जरूर ले जाएं। जी हां, बच्चों के आधार के बारे में अधिक जानकारी और फिर अपॉइंटमेंट के लिए आप लिंक www.ask.uidi.gov.in पर विजिट कर सकते हैं। दोस्तों, कट्टर इस्लामिक कानूनों के लिए पहचाने जाने वाले सऊदी अरब में क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की पहल पर महिलाओं को कई अधिकार दिए गए हैं। जी हां, इसी कड़ी में अब देश की महिलाएं सेना में भी शामिल हो सकती है। 2 साल तक चले विचार विमर्श के बाद सऊदी रक्षा मंत्रालय ने थल सेना, वायुसेना और नौसेना में महिलाओं को शामिल होने की मंजूरी दे दी है। दोस्तों, बिहार विधानमंडल बजट सत्र के दौरान आज तेजस्वी यादव पूरे फॉर्म में दिखे। जी हां, नीतीश सरकार की उन्होंने हर मोर्चे पर बखरियां उधेड़ दी। जी हां, चाहे मामला अपराध का हो या फिर सीएम नीतीश कुमार द्वारा तेजस्वी पर ABCD का ज्ञान नहीं होने वाली बात पर। जी हां, हर मुद्दे पर तेजस्वी यादव ने पूरी सफाई से नेता प्रतिपक्ष का काम संभाला। जी हां, इस दौरान एक मुद्दा ऐसा भी आया जिस पर तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार को घेरने की कोशिश की, जिसके बचाव में बीजेपी की विधायक श्रेयसी सिंह बचाव में उतरी, लेकिन उन्हें भी तेजस्वी यादव ने धो डाला, चुप करा दिया। दरअसल तेजस्वी यादव नीतीश सरकार को रोजगार, भ्रष्टाचार, अपराध सहित विभिन्न मुद्दों पर नाकाम बता रहे थे। इसी क्रम में खेलकूद की सुविधाओं की बदहाली पर भी मुद्दा उठाया। जी हां, उन्होंने कहा कि श्रेयसी सिंह यहां बैठी है, इनसे पूछिए कि क्या बिहार में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निशानेबाजी के लिए कोई शूटिंग रेंज है। उन्होंने कहा कि क्या बिहार के बच्चों का मन नहीं होता है कि वे देश के लिए ओलंपिक से गोल्ड जीत कर लाएं। इस पर श्रेयसी सिंह ने तुरंत उन्हें टोका। जी, सरकार का बचाव करते हुए उन्होंने कहा कि कल ही बजट में राजगीर में स्पोर्ट यूनिवर्सिटी की घोषणा की गई। जहां तक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शूटिंग रेंज की बात है तो इस पर भी माननीय मंत्री आलोक रंजन जी से मेरी बात हो चुकी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि सरकार बिहार की खेल प्रतिभाओं के लिए सारी सुविधाएं देगी। इस पर तेजस्वी यादव ने कहा कि बात हमारी या फिर आपकी नहीं है, मैं उनकी बात कर रहा हूं जिन्हें कोई सुविधा नहीं मिलती है। आप तो हमारे स्कूल में भी पढ़ी हैं और हमारी बैचमेट भी रही हैं। आपके यहां चुनकर आने से मैं खुशी हूं। जी हां, तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि पिछले 15 साल से बिहार
बिहार में खेल प्रतिभाओं के लिए कुछ नहीं किया गया। जाहिर है तेजस्वी यादव की बातें कहीं ना कहीं सच है, क्योंकि बिहार में प्रतिभा की कमी नहीं है, लेकिन सुविधाओं के अभाव में युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका नहीं मिलता है। दोस्तों, देश में त्योहारों का सीजन आते ही ट्रेनों में यात्रियों की भीड़ बढ़ जाती है। इस साल भारतीय रेलवे ने रेल यात्रियों को राहत देते हुए होली के मौके पर कुछ स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया है। कोरोना महामारी के कारण लगे लॉकडाउन के दौरान कई ट्रेनों का संचालन बंद कर दिया गया था। देश में कोरोना के मामले कम होने और फिर कोरोना वैक्सीन के आने से कई ट्रेनों के संचालन की प्रक्रिया फिर से शुरू हो गई है। भारतीय रेलवे ने घोषणा की है कि वह होली के मौके पर 1 मार्च से कई ट्रेनों का संचालन शुरू करेगा। इन स्पेशल ट्रेनों के चलने से सबसे अधिक राहत उत्तर प्रदेश और बिहार के यात्रियों को मिलेगी। जी हां, कोरोना काल के बाद स्पेशल ट्रेनों के संचालन की खबर वाकई सुकून देने लायक है। दोस्तों, अगर आपके घर में गैस का इस्तेमाल होता है, यानी कि गैस से खाना बनाया जाता है, तो फिर यह खबर आपके लिए बेहद ही काम की है और जरूरी है। जी हां, गैस का कनेक्शन लेने पर एजेंसी द्वारा कुछ जरूरी जानकारियां दी जाती है, लेकिन कई बार ये बातें ध्यान नहीं रह पाती है। यदि गैस से किसी भी प्रकार की स्मेल आए तो फिर सबसे पहले गैस का रेगुलेटर ऑफ कर दें। यदि गैस अधिक मात्रा में लीक हो रहा हो तो फिर किचन और घर के सभी इलेक्ट्रॉनिक स्विच को बंद कर दें। जी हां, साथ ही साथ खुद को शांत रखें और पैनिक ना होने की कोशिश करें। जी हां, गैस की गंध आने पर सबसे पहले देखें कि गैस बर्नर की नॉब ऑफ है या फिर नहीं। जी हां, ऐसी स्थिति में माचिस या फिर लाइटर बिल्कुल भी ना जलाएं। इसके बाद सभी दरवाजे और खिड़कियां खोल दें। यदि गैस की स्मेल ज्यादा हो तो फिर गैस सिलेंडर को किसी खुले स्थान पर जाकर रख दें। यदि स्थिति काबू में नहीं होता है तो फिर तुरंत अपने डिस्ट्रीब्यूटर से संपर्क कर सकते हैं। यदि गैस लीक होने की वजह से सिलेंडर में आग लग जाए तो फिर तुरंत किसी चादर या फिर तौलिए को पानी में गीला करके सिलेंडर पर रख दें, यानी कि कवर कर दें। इससे आग पर तुरंत नियंत्रण पाया जा सकता है। जी हां, साथ ही साथ बड़ा हादसा होने से भी टल जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटर से गैस सिलेंडर लेते समय सिलेंडर पर लिखे एक्सपायरी डेट को अवश्य ध्यान से चेक कर लें। इसके साथ ही सिलेंडर लेते समय अपना रेगुलेटर भी चेक करा लें। जी हां, साथ ही यह भी सुनिश्चित करा दें कि जो सिलेंडर आप ले रहे हैं वह लीक ना हो रहा हो। यदि आप गैस पाइप का इस्तेमाल कर रहे हो तो फिर इस बात का ध्यान रखें कि पाइप ज्यादा पुराना या फिर जगह जगह से कटा ना हो। जी हां, गैस लीक जैसी स्थिति में घर को सुरक्षित रखने के लिए सुरक्षा हौज जरूर लगवाएं। दोस्तों, बिहार में हड्डी के मरीजों को बेहतर और बड़े इलाज के लिए अब दूसरे राज्यों में नहीं जाना पड़ेगा। जी हां, नीतीश सरकार बिहार में हड्डी का सबसे बड़ा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाने जा रही है। जी हां, लोक नारायण जयप्रकाश नारायण हड्डी रोग अस्पताल अब आसपास के राज्यों का सबसे बड़ा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल होगा। सरकार ने बजट में इसकी राशि मंजूर कर दी है। जी हां, सरकार बिहार में हड्डी के जिस सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाने की तैयारी में है वो बिहार, बंगाल, ओडिशा, झारखंड जैसे पड़ोसी राज्यों का सबसे बड़ा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल होगा। सरकार ने बजट में इसको तैयार करने के लिए 215 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। जी हां, 25 करोड़ रुपए 2019 में भी इसके लिए आवंटित किए गए थे। यह अस्पताल 400 बेडों का होगा, जिसमें 68 बेड आईसीयू के होंगे, वहीं 6 ओटी और फिर 2 इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर होंगे। जी हां, बिहार और इसके आसपास के राज्यों के लोगों को अब हड्डी के बेहतर इलाज के लिए दूर राज्यों में नहीं भटकना होगा। जी हां, अब इलाज में लोगों को सहूलियत मिलेगी। दोस्तों, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर सड़क से संसद तक का घमासान मचा हुआ है। जी हां, ऐसे में समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल की कीमत के विरोध का एक अनोखा तरीका ईजाद कर डाला है। जी हां, मेरठ में एक शादी समारोह में कन्यादान के वक्त समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने बेटी को पेट्रोल की बोतल भेंट की है। जी हां, मेरठ के थाना हस्तिनापुर क्षेत्र में अलीपुर मोरना गांव में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता एक शादी समारोह में पहुंचे, जहां उन्होंने 2 लीटर पेट्रोल की बोतल भेंट करके कन्यादान किया, जो आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे हैं। जी हां, साथ ही पेट्रोल की बढ़ी कीमतों को लेकर विरोध भी दर्ज कराया। दरअसल मेरठ में एक समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता बाबूराम ने खुद अपनी बेटी की शादी में पेट्रोल की बोतल बेटी को कन्यादान के रूप में दी है। उन्होंने कहा कि अगर इसी तरीके से पेट्रोल की कीमत बढ़ती रही तो फिर पेट्रोल उपहार में देने लायक ही रह जाएगा। जी हां, उन्होंने पेट्रोल की कीमतों को लेकर सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। दोस्तों, बिहार सरकार के अफसर फिट रहे और बेहतर स्वास्थ्य के साथ अपने काम कर सके, इसके लिए सरकार का फोकस अफसरों के फिटनेस पर है। जी हां, वार्षिक मूल्यांकन में भी अफसरों की सेहत की रिपोर्ट की दरकार होगी, जिसे देखते हुए सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा, पुलिस सेवा के साथ ही वन सेवा एवं बिहार प्रशासनिक सेवा के 400 पार अफसरों को स्वास्थ्य जांच कराते हुए इसकी रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। जी हां, भारतीय सेवा के अफसरों के साथ ही बिहार प्रशासनिक सेवा और शिक्षा सेवा के अफसरों को प्रत्येक साल यानी कि
हर साल अपने कार्य की रिपोर्ट सरकार को देनी होती है। बगैर फिटनेस प्रमाण पत्र वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट पास नहीं होती है। इस व्यवस्था को देखते हुए सामान्य प्रशासन विभाग ने 40 पार के अफसरों को स्वास्थ्य जांच के निर्देश दिए थे। दोस्तों, कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में युवाओं का भी बहुत बड़ा योगदान है। बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था देखना हो या फिर लंगर में सेवा करना, इन सभी जगहों पर युवाओं के अनुभव की जरूरत होती है, जरूरत रही है। जी हाँ, युवाओं का प्रयोग अब गांव में ज्यादातर किया जा रहा है, लिहाजा बॉर्डर से युवाओं को घर या फिर गांव भेजा जा रहा है। कुछ वक्त तक दूसरी जगह रहने के बाद उन्हें फिर से बुलाया जा रहा है। जानकारी के अनुसार लगातार बॉर्डर पर बैठे रहने से युवाओं की मानसिक स्थिति पर असर हो रहा था। प्रदर्शनकारी किसानों की माने तो ज्यादा कुछ न कुछ करने से युवाओं में गुस्सा उनके चेहरे पर दिखने लगा, जिसके कारण वे आपस में ही उलझ जाते थे और अपने नेताओं से बार बार कहते थे कि हम कुछ करते क्यों नहीं है, यह कुछ करना चाहिए। बॉर्डर पर बैठे किसान नेताओं के अनुसार युवाओं की ऊर्जा को सही जगह इस्तेमाल करने के लिए हमने उन्हें बॉर्डर से दूसरे जगह पर भेज दिया है, ताकि उनके दिमाग में स्थिति सामान्य रहे। दोस्तों, कोरोना के लिए जारी की गई पतंजलि की आयुर्वेदिक दवा कोरोनिल पर एक बार फिर से विवाद बढ़ गया है। जी हां, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी कि IMA ने दवा के क्लिनिक ट्रायल और फिर इसकी प्रामाणिकता पर सवाल उठाए हैं। जी हां, साथ ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के प्रति नाराजगी जाहिर की है। जी हां, IMA ने उन पर भारतीय चिकित्सा परिषद यानी कि MCI के नियमों को तोड़ने का आरोप लगाया है और कई सवाल पूछे हैं। IMA ने कोरोनिल को बहकाने वाली दवा करार दे दिया है। जी हां, एसोसिएशन के महासचिव डॉक्टर जयस एम लेले ने कहा है कि एक निजी कंपनी की आयुर्वेदिक दवा को जारी करने के लिए डॉक्टर हर्षवर्धन सहित 2 केंद्रीय मंत्री मौजूद थे। उस कार्यक्रम में यह दावा किया गया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने इसे प्रमाणित किया है, जबकि WHO का कोई भी प्रमाण पत्र चिकित्सा जगत के बीच मौजूद नहीं है। WHO यूं ही किसी की दवा को प्रमाण पत्र जारी नहीं करता है। जी हां, इसके लिए कुछ मानक हैं। यह लोगों को बहकाने की दवा है। इससे बीमारी ठीक होने की बजाय बल्कि बीमारी और भी बढ़ेगी। दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के एयरक्राफ्ट को भारत सरकार ने इंडियन एयर स्पेस इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी है। जी हां, इमरान खान को श्रीलंका का दौरा करना है। इस दौरान वे भारतीय एयर स्पेस का इस्तेमाल करके ही पाकिस्तान से श्रीलंका पहुंचेंगे। आपको बता दें कि भारत और फिर पाकिस्तान के बीच लंबे वक्त से कोई द्विपक्षीय वार्ता नहीं हुई है और लगातार तनाव भरा ही माहौल है। एक और जहां अब भारत ने इमरान खान को भारतीय एयर स्पेस इस्तेमाल करने की मंजूरी दी है, वही साल 2018 में जब भारत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एयरक्राफ्ट के लिए मंजूरी मांगी थी, तब पाकिस्तान से इनकार कर दिया था, इस्तेमाल नहीं करने दिया था। जी हां, साल 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका और फिर सऊदी अरब दौरे के लिए पाकिस्तान ने अपने एयर स्पेस के इस्तेमाल से इनकार कर दिया था। हालांकि अब भारत ने बड़ा दिल दिखाते हुए इससे बिल्कुल अलग फैसला लिया है। दोस्तों, राज्यसभा सांसद और बीजेपी के नेता सुशील कुमार मोदी ने बिहार के साल 2021-22 के बजट पर ट्वीट करते हुए लिखा है कि बिहार के साल 2021-22 के बजट में शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता पर खास जोर दिया गया है, जिससे साफ है कि नई एनडीए सरकार 20 लाख युवाओं को रोजगार देने के लिए रोड मैप पर काम करेगी। IIT और फिर पॉलिटेक्निक संस्थानों को जोड़ने और फिर हर जिले में एक मेगा स्किल सेंटर खोलने की घोषणा उत्साह जगाने वाली है। जी, वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद का बजट युवाओं और किसानों को समर्पित है। उन्होंने कहा है कि बिहार के 2,18,303 करोड़ के बजट में सबसे ज्यादा 21.94% राशि शिक्षा विभाग को दी गई है। दोस्तों, भागलपुर की पहचान रेशम कारोबार से है। जी हाल के सालों में सरकारी उदासीनता की वजह से रेशम उद्योग का हाल काफी दयनीय हो गया था। जी हां, पर राज्य सरकार ने इस उद्योग को फिर से पटरी पर लाने के लिए बजट में बड़ी घोषणा की है। जी हां, वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने दम तोड़ रहे रेशम उद्योग को संजीवनी देने का काम किया है। बुनकरों और सिल्क कारोबारियों से जुड़े उद्यमियों के दिन फिर से बहुरेंगे। इस बजट में भागलपुर सिल्क उद्योग के लिए नई तरीके से योजना बनाई गई है। जी हां, भागलपुर से पहले की तरह सिल्क के कपड़ों का निर्यात में इजाफा होगा। जहां वरिष्ठ चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रदीप झुंझुनवाला ने कहा है कि इस बजट में सिल्क उद्योग को फिर से क्रियाशील करने के लिए योजना बनाई है। यह बेहतर प्रयास है। जहां बिहार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने बजट से पहले ही भागलपुर को सिल्क सिटी के रूप में फिर से स्थापित करने की घोषणा की थी। जहां इससे सिल्क कारोबारियों और फिर बुनकरों के दिन अब बेहतर होगा। बजट में भागलपुर सिल्क कारोबारियों को बढ़ाने के साथ साथ बुनकरों के बच्चों के लिए भी अलग से योजना तैयार की गई है। जी हां, बुनकरों के बच्चों को स्कूल भेजने की बात बजट में कही गई है।
दोस्तों कटिहार के कुर्सेला नेशनल हाईवे 31 के कोसी सड़क पुल पर मंगलवार की अहले सुबह ट्रक और स्कॉर्पियो के बीच आमने सामने टक्कर हो गई। इस भीषण टक्कर में घटनास्थल पर ही 6 लोगों की जान चली गई। जी हां, दुर्घटना में 3 गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए कटिहार सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। जी हां, जान गंवाने वाले सभी स्कॉर्पियो सवार समस्तीपुर के रोस्तरा निवासी बताए जा रहे हैं। जी हां, टक्कर इतनी भीषण थी कि स्कॉर्पियो में सवार 9 लोगों में से 6 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वहीं हादसे का शिकार हुए लोगों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी संवेदना जताई है। दोस्तों पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में भाजपा समेत सत्तारूढ़ पार्टी टीएमसी की पैनी निगाहें लगी हुई है। दोनों ही इस चुनाव में न सिर्फ बेहतर करना चाहते हैं बल्कि एक दूसरे को करारी शिकस्त भी देना चाहते हैं। जी हां, ममता बनर्जी लगातार 2 बार से यहां पर अपनी धमाकेदार जीत दर्ज कराकर सत्ता पर काबिज होती रही है। इसलिए उनके लिए इस बार ये नाक का सवाल बन चुका है कि इसमें कोई कमी नहीं आनी चाहिए। जी हां, वहीं भाजपा काफी समय से पश्चिम बंगाल में अपनी राह तलाश रही है। जी हां, सही मायने में भाजपा के पास खोने और फिर पाने जैसा कुछ भी नहीं लगता है, लेकिन वे न सिर्फ बेहतर प्रदर्शन करना चाहते हैं बल्कि टीएमसी को सत्ता से हटाना भी चाहते हैं। जी हां, ऐसी सूरत में यहां पर 4 बड़ी पार्टियां जिनमें टीएमसी, भाजपा, वाम दल और कांग्रेस शामिल है। इसके बावजूद मुकाबला केवल भाजपा और टीएमसी में ही है। लेकिन जानकारों की राय में एक और पार्टी है जो इस चुनाव में धमाकेदार एंट्री का ऐलान कर चुकी है और वो पार्टी है असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम। जी हां, ओवैसी को बिहार में मिली सीटों के दम पर अब पश्चिम बंगाल में अपनी मौजूदगी दर्ज कराना चाहते हैं। जी हां, ऐसे में यहां पर मुस्लिम वोटों का बंटवारा हो सकता है। जी हां, राजनीतिक विश्लेषक प्रदीप सिंह और शिवाजी सरकार का मानना है कि बिहार में लगती सीमा के निकट जो विधानसभा क्षेत्र आते हैं वहां पर ओबीसी का असर देखा जा सकता है। खासकर फुरफुरा और फिर इसके आसपास के क्षेत्र में मुस्लिम लोगों को लगता है कि ओबीसी उनके नेता हैं। उनके पास खोने और पाने जैसा कुछ भी नहीं है। पश्चिम बंगाल में बड़ी संख्या में इनके वोटर पर टीएमसी का कब्जा हुआ करता था, लेकिन इस बार इसमें सेंध लगाने में ओबीसी सफल हो सकते हैं। शिवाजी की राय में ओबीसी के इस चुनाव में आने का फायदा सीधे तौर पर भाजपा को मिलेगा। इसकी वजह वो मानते हैं कि भाजपा को राज्य में पहले भी मुस्लिम वोट कम या फिर नहीं के बराबर मिलते थे और अब भी भाजपा इसको लेकर ज्यादा गंभीर दिखाई नहीं देती है। लेकिन ओबीसी के आने के बाद वोटों का जो बंटवारा देखने को मिलेगा उसमें टीएमसी को सबसे बड़ा नुकसान होगा। जी ओबीसी इस चुनाव में टीएमसी के वोट काटेंगे, जिसका फायदा यानी कि सीधा फायदा भाजपा को मिलेगा। जी हां, प्रदीप सिंह की राय में भाजपा ने यहां पर राज्य सरकार के तुष्टीकरण की नीति के खिलाफ आवाज बुलंद की है, इसलिए पार्टी की निगाह हिंदू वोट बैंक पर है। जी हां, भाजपा के लिए एआईएमआईएम अध्यक्ष ओबीसी कोई भी मान्य नहीं रखते हैं। जी हां, वो वही तक सीमित हैं जहां पर मुस्लिम बहुल इलाके हैं। ऐसे में भाजपा ओबीसी की तरफ ध्यान भी नहीं दे रही है और न ही उनके खिलाफ किसी भी तरीके की बयानबाजी करती है। यहीं पर सीधे लड़ाई भाजपा और टीएमसी के बीच हो गया है, इसीलिए ओबीसी पर वोट कटुआ से ज्यादा कुछ भी नहीं है। जी हां, भाजपा के लिए वो फायदे का सौदा होंगे। दोस्तों कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज केरल में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला है। जी हां, राहुल गांधी ने कहा है कि केंद्र सरकार एक के बाद एक चुनी हुई सरकार को गिराती है। उन्होंने कहा है कि आजाद भारत में पहली बार चुनाव जीतने का मतलब होता है कि चुनाव हारना और चुनाव हारने का मतलब होता है चुनाव जीतना। जब पुडुचेरी में कल कांग्रेस डीएमके गठबंधन की सरकार गिर गई थी। राहुल गांधी ने कहा कि पहली बार दिल्ली में एक सरकार है यानी कि मोदी सरकार है जो अपनी इच्छा और ताकत न्यायपालिका पर थोप रही है। सरकार न्यायपालिका को नहीं करने दे रही है जो उसे करना चाहिए, और ऐसा सिर्फ न्यायपालिका के साथ ही नहीं है बल्कि वो हमें लोकसभा और राज्यसभा में भी चर्चा नहीं करने देते हैं। जी हां, राहुल गांधी ने आगे कहा है कि वो एक के बाद एक चुनी हुई सरकार को गिराते हैं। आजाद भारत में पहली बार चुनाव जीतने का मतलब है चुनाव हारना, चुनाव हारने का मतलब है चुनाव जीतना, लेकिन वे सच का सामना करने से बच नहीं सकते हैं। दोस्तों पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से आम जनता से लेकर केंद्र और राज्य सरकार परेशान है। पहले वित्त मंत्री फिर पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी करने पर क्या हो सकता है। यूं तो बीते 2 दिनों से पेट्रोल डीजल की कीमत स्थिर होने के बाद आज फिर से पेट्रोल के रेट बढ़ गए हैं। इस बीच देश में कुछ ऐसे भी राज्य हैं जहां पेट्रोल की कीमतें 100 रुपए प्रति लीटर तक जा पहुंची थी। वहीं देश में अब ऐसे 4 राज्य हो गए हैं जहां की सरकारों ने वेट और दूसरे टैक्स में कटौती करके आम जनता को राहत देना शुरू कर दिया है। जहां पश्चिम बंगाल, असम, राजस्थान,
राजस्थान और मेघालय में राज्य सरकारों ने पेट्रोल डीजल पर वेट में कटौती की घोषणा की है। जी हां, राजस्थान सरकार ने पिछले महीने ही वेट की दर को 38% से घटाकर 36% कर दिया था। अब इसके बाद चुनाव को देखते हुए पश्चिम बंगाल सरकार ने पेट्रोल डीजल के वेट में 1 रुपए की कटौती की है। वहीं असम सरकार ने भी कोरोना के तहत लगने वाले 5 रुपए के टैक्स को हटा दिया है। जी हां, पेट्रोल और डीजल की कीमत में सबसे ज्यादा कटौती करने वाला राज्य मेघालय बन गया है। जी हां, मेघालय सरकार ने पेट्रोल पर 7 रुपए 40 पैसे प्रति लीटर और डीजल पर 7 रुपए 10 पैसे की कटौती कर दी है। दोस्तों, बिहार के ट्रक मालिक पश्चिम बंगाल और यूपी में ट्रक बिक्री को लेकर ग्राहक तलाश कर रहे हैं। जी हां, इसकी वजह भी है जो आपको हम अभी बता रहे हैं। जी हां, बिहार की सरकार ने 14 चक्का और फिर उससे ऊपर के ट्रकों में बालू गिट्टी की ढुलाई पर रोक लगा दी है, जिसके बाद यह हालात उत्पन्न हो गई है। सरकार इस आदेश को वापस ले, इसको लेकर ट्रक ऑनरों ने कई दिनों तक हड़ताल भी की, पर सार्थक परिणाम सामने नहीं आया। स्थिति यह है कि ट्रक ऑनर महीने में फाइनेंसर को किस्त तक नहीं दे पा रहे हैं। जी हां, ट्रक ऑनर एसोसिएशन के प्रदेश सचिव अमित भास्कर ने बताया कि किस्त नहीं जमा करने के कारण कई ट्रकों को फाइनेंसर ने खींच लिया है। जी हां, वही 2 किस्त के बाद आयकर रिटर्न खराब होने का भी भय रहता है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले लालू प्रसाद यादव के निर्देश के बाद राजद भी सक्रिय हो गई है। जी हां, पार्टी पहले तो ममता बनर्जी के साथ जाने के लिए जी तोड़ कोशिश की, लेकिन जब वहां टीएमसी ने सीट देने से इनकार कर दिया तो अब तेजस्वी यादव ने रणनीति बदल दिया है। जी हां, बताया जा रहा है कि राजद अब वाम मोर्चा के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। इसके लिए राजद और वाम नेताओं के बीच बैठक हुई है। मिली जानकारी के अनुसार वाम मोर्चा के अध्यक्ष विमान वासु और राजद के महासचिव श्याम रजक के बीच सोमवार को सीट बंटवारे पर बातचीत हुई है। बताया जा रहा है कि दोनों की बातचीत सकारात्मक रही और जल्द ही राजद वाम दलों के साथ चुनाव लड़ने का ऐलान कर सकती है। जी हां, सोमवार को वाम मोर्चा अध्यक्ष विमान बोस के साथ राजद के राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक और प्रदेश अध्यक्ष बिंदा राय की बैठक हुई। इस पर दोनों राजद नेताओं ने संतोष जताया और कहा कि वे लोग राज्य में वाम मोर्चा के साथ चुनाव तालमेल ठोक रही है। दोस्तों, कृषि कानूनों को लेकर आंदोलन कर रहे किसान संगठनों और फिर सरकार के बीच बना गतिरोध लंबा खींचता जा रहा है। अंतिम दौर की बातचीत के बाद आज पूरा 1 महीना हो गया है, लेकिन दोनों ओर से अगली बातचीत को लेकर कोई भी सुगबुगाहट नहीं है। जी हां, सरकार को अब भी किसान संगठनों की ओर से बातचीत का प्रस्ताव का इंतजार है। आंदोलनकारी कुछ किसान संगठनों के कुछ नेता बातचीत को लेकर उत्सुक हैं, तो कुछ घूम घुमा कर रैलियां और फिर जनसभाएं करने में मशगूल है। जी हां, जबकि सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित विशेष समिति की बैठक का दौर लगातार जारी है, जिसमें देश भर के किसान संगठन अपना पक्ष दर्ज करा रहे हैं। जी हां, 22 जनवरी को 11वें दौर की अंतिम बार वार्ता हुई थी, जो बिना किसी समझौते के समाप्त हो गई थी। बातचीत के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा था कि किसान संगठनों के पास सरकार ने अपना पक्ष रख दिया है कि अगर तीनों कानूनों के ऐतराज वाले प्रावधानों पर बातचीत के लिए किसान नेता आना चाहे तो फिर समय बताकर आ सकते हैं। सरकार हर समय बातचीत को तैयार है। जी, सरकार की ओर से वार्ता के तीनों कानूनों को 1.5 साल तक स्थगित करने का प्रस्ताव भी रख दिया था, लेकिन किसान संगठनों की ओर से रद्द करने जैसी जिद के चलते वार्ता फेल हो गई थी। जी, मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि सरकार किसानों के हर समस्या के समाधान के लिए तत्पर है। इसके लिए किसानों को आगे आना होगा। दोस्तों, नीतीश सरकार ने सोमवार को वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए बिहार का बजट पेश किया है। इसमें जहां किसान, स्वास्थ्य और शिक्षा को प्रमुखता के साथ जगह दी गई है, वहीं सड़क और खिलाड़ियों को भी नई सौगात मिली है। जी हां, वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने बजट पेश करते हुए बिहार के किसी भी जिला तक पहुंचने के लिए 5 घंटे में सफर पूरा करने का दावा किया है। जी हां, बजट में सड़कों के निर्माण के लिए प्रमुखता से स्थान मिलने के बाद पटना के आसपास 3 बाईपास बनाने का सपना जल्द पूरा करने की उम्मीद है। शहर में लगने वाली जाम की परेशानी से राहत के लिए 3 बड़े बाईपास बनाने का निर्माण पथ निर्माण विभाग ने लिया है। दोस्तों, बिहार के सभी जिला पुलिस लाइन में हेलीपैड बनेगा। यहां पर रात में भी हेलीकॉप्टर उतार सकेंगे। जी हां, हेलीपैड को नाइट लैंडिंग के मकसद से इस कदर बनाया जाएगा कि यहां दिन हो या फिर रात किसी भी वक्त इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। हेलीपैड के तैयार होने से आपदा की घड़ी में तत्काल मदद पहुंचाने सरकार के लिए आसान होगा। साथ ही पुलिस लाइन में हेलीपैड होने से पुलिस को भी काफी सहूलियत होगी। जी हां, विपरीत स्थिति में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जी हां, पुलिस लाइन में हेलीपैड होने की वजह से इसके लिए अलग से सुरक्षा इंतजाम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी भी वक्त वहां हेलीकॉप्टर लैंड कराया जा सकता है।
दोस्तों कुछ राज्यों में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए कोरोना की वृद्धि पर नियंत्रण के लिए गृह मंत्रालय की ओर से जारी निर्देशों को देखते हुए बेगूसराय में अत्यधिक संक्रमण वाले क्षेत्र या फिर माइक्रो कंटेनमेंट जोन को चिन्हित करके वहां सीमित अवधि का लॉकडाउन लगाने को तैयारी शुरू हो गई है। दोस्तों पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को देखते हुए तीखी होती जुबानी जंग के बीच कोयला चोरी घोटाले को लेकर सियासी माहौल गर्मा गया है। विशेष रूप से कोयला घोटाले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजी और टीएमसी के सांसद अभिषेक बनर्जी का नाम सामने आने के बाद भाजपा और टीएमसी में आरोप प्रत्यारोप का दौर काफी तेज हो चुका है। जी हां, सीबीआई की ओर से इस मामले में की जा रही कार्रवाई की टाइमिंग को लेकर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। जी हां, ममता बनर्जी ने भी साफ कह दिया है कि मैंने बंदूकों के खिलाफ जंग लड़ी है और मैं चूहों से भी डरने वाली नहीं हूं। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहीं तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।